नमस्कार, IBN 7 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज जब IBN 7 आपके सामने हाजिर हुआ है तो दो तारीखें खासी अहम हमारे सामने हैं, 14 अगस्त और 15 अगस्त। ये वो दो तारीखें हैं जब आज से करीब 70 साल पहले, और प्रिसाइसली अगर बात किया जाए तो 68 साल पहले, दो मुल्क दुनिया ने नए देखे थे। भारत अलग हो गया था और पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान 14 तारीख को अपनी आज़ादी मनाता है और भारत 15 अगस्त को। इस मौके पर पाकिस्तान के जाने माने कॉलमिस्ट, लेखक, जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब को हमने खास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की दावत दी है। वजह बहुत साफ है, तारिक फतेह साहब मूलतः पाकिस्तानी हैं, पर इन दिनों कनाडा में रहते हैं। पाकिस्तान से उनका मोह भंग हुआ है और बहुत से हिंदुस्तानी ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान जो कि एक नया मुल्क है, हिंदुस्तान जो कि एक सदियों पुराना मुल्क है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा निकलकर पाकिस्तान बना है 68 साल पहले, टू नेशन थ्योरी की जो बात जिन्ना साहब ने की थी, इन परिस्थितियों में क्या दोनों मुल्क जो आज से 70 साल पहले एक हुआ करते थे, क्या कभी अमन चैन से रह पाएंगे या ऐसे ही आपस में डिस्टर्बेंस चलता रहेगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तारिक फतेह साहब खासी पकड़ रखते हैं। तारिक फतेह को आप IBN 7 पर पहले भी कई मरतबा सुन चुके हैं। आज तारिक फतेह हमारे साथ सीधे मौजूद हैं इस वक्त कनाडा से। तारिक साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, IBN 7 से बात करने के लिए। सबसे पहले बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। तारिक साहब, आज जब हमारा बात कर रहे हैं तो 14-15 तारीख हमारे सामने है। 11 अगस्त जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी का दिन है वो बीता है, और इन सब के अलावा 22 और 23 तारीख जहां पर NSA लेवल की बातचीत हो सकती है वो हमको सामने खड़ी दिखाई दे रही है। मेरा पहला सवाल आपसे है, इतने पास होके भी इतने ज्यादा दूर क्यों है भारत और पाकिस्तान? आपका टेक क्या है? आप क्या समझते हैं, कभी बातचीत, रास्ता, अमन चैन, शांति इस खित्ते में, इस हिस्से में हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसमें आप ये सोचें कि 15 अगस्त यौम आज़ादी है हिंदुस्तान की, 14 अगस्त जो है जिसको पाकिस्तानी मनाते हैं, मेरे लिए वो यौम सोग है। यानी जो खुशी हो सकती थी वो उनसे छिन गई। 10 करोड़ लोगों को ये बताया गया कि उनके ही पड़ोसी उनके दुश्मन हैं। अच्छा, ये वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान है, ये उनका काम नहीं था। ना सिंध में इतना मसला था, ना पंजाब में, या जो पश्तूनों का सूबा सरहद था, या बलूचिस्तान में, वहां तो ये मसला नहीं था। ये सिलसिला था उत्तर प्रदेश, अवध, भोपाल, हैदराबाद, दक्कन, या बंगाल में, या बिहार में। वो तो सिलसिला वहां मारपीट होके कुछ 10 लाख आदमी मरे, वो कुछ 100 दिन के अंदर। पाकिस्तान जो था उसने तो अपना नाम बदल के बांग्लादेश कर लिया। ये बाकी का हिस्सा जो है जहां पे अब भी लोग पाकिस्तान टूटने के बावजूद इस बात पे राजी नहीं होते कि टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नजरिया एक नफरत की बुनियाद पे बना था। अब जो मुल्क या जिस मुल्क की बुनियाद ही नफरत में है, जिसकी एग्जिस्टेंस इस बेसिस पे है कि हमारा हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है और हिंदू हमारे दुश्मन हैं, बजाय इसकी कि ये कहना कि हम आज से 5000 साल पहले सभी एक ही जमीन से उठते हैं, हम सब मोहनजोदारो की औलाद हैं, ये चाहे दरियाई सिंध है या सिंधु है या इंडस है, हम तो सब इंडस सिविलाइजेशन की औलाद हैं। अपने अपने धर्म लोगों ने चुने हैं, कुछ सनातन धर्म में हैं, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ सिख हो गए, ये तो एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करना कि हम सब एक ही माँ बाप से, हमारे एंसेस्टर्स एक ही हैं, पाकिस्तानियों को ये पट्टी पढ़ाई गई कि नहीं, आप तो कहीं अरबिस्तान या सेंट्रल एशिया किसी तैमूर के घोड़े पे उठ के आए थे और उन्होंने हिंदुओं को मारा। तो इस माहौल में दो मुल्कों की आपस में दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक मुल्क जो पाकिस्तान है इस वक्त, उसका नजरिया है कि ये हिंदुस्तान जो है ये हमारा है ही दुश्मन। हिंदुस्तान में अलबत्ता ये फीलिंग है
जो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत नाइव है, कि शायद जमहूरियत आने के बाद पाकिस्तान में कुछ लोगों पे को अकल आ जाए। लेकिन ये हो ही नहीं सकता जब तक कि जब ये जो मुल्क मिलते हैं इनके अंदर पाकिस्तान में कहीं रिकग्निशन नहीं है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई, और ज्यादती हिंदुस्तान ने नहीं की बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने की। लेकिन अब आप बताइए कि पाकिस्तान का आधा तकरीबन जो हिस्सा है वो बलोचिस्तान कहलाता है। वो तो एक आजाद मुल्क था। 11 अगस्त 1947 में अंग्रेजों का और कलात स्टेट का अग्रीमेंट हुआ और उसको एक आजाद मुल्क डिक्लेयर किया गया। पहले पाकिस्तान ने 47 के अंदर आजादी हासिल करके कश्मीर पर हमला कर दिया। जब वहां मुंह की खाई तो उसी फौज को बलूचिस्तान भेज दिया और उस पर कब्जा कर लिया। अभी आप बताइए कि 1948 मार्च से लेकर आज तक वहां जंग चल रही है। तो जब तक पाकिस्तान की जो हुकूमत, और हुकूमत में बाद में बताऊंगा किसे कहते हैं, वो अपने ही सिटीजन्स के साथ अमन में नहीं रह सकती, तो जिसको वो अपना दुश्मन समझती है उससे अमन क्या करेगी। मैं आपके इस जवाब से 2 पॉइंट्स मैंने निकाले, उसी पर इस डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं तारिक साहब। पहली बात, आपने कहा कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं या हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो आपकी समझ से थोड़ी नाइव है, उनमें थोड़ा बचपना है, वो थोड़ा इंटेलिजेंट नहीं है, जो ये उम्मीद करती है कि शायद पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है जब वहां पर डेमोक्रेसी आएगी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ना इंटेलिजेंस पे मैंने नहीं कहा जी, मैं कह रहा हूं नाइविटी है जो हर उस इंसान में होती है दुनिया भर में, चाहे वो रूस में रहता हो या स्वाजीलैंड में हो, कि एक इंसान दूसरे इंसान से बराबरी का एक रिश्ता चाहता है। हर दो भाइयों में भी आपस में हर चीज पे एक ही बात पे एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन एक रिश्ता चाहते हैं। इंडियंस ने अपनी तरफ से हर तरफ कोशिश की। आपको पता है कि 47 में महात्मा गांधी की भूख हड़ताल के बाद ही कुछ मेरे ख्याल 66 करोड़ रुपए पाकिस्तान को रिलीज हुए थे। उसी के बाद कश्मीर पे हमला हुआ ना। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल अकबर खान की किताब जो है रेडर्स इन कश्मीर, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। और वो जनरल अकबर खान 1970 में किताब है, वो कहते हैं हम तैमूर की औलाद हैं, हम अब्दाली की औलाद हैं। अब बताइए जिस मुल्क के और जनरल अकबर वाज अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, वो फैज अहमद फैज के साथियों में से थे। वो कह रहे हैं कि हम तैमूर जैसा जलजला इंडिया में लेके आएंगे। तो बाकी क्या रह गया? बाकी एक आम किसान या आम मजदूर जो पाकिस्तान में है या एक ऑफिस का क्लर्क है, तारिक साहब, क्या पाकिस्तान में, ये तो हमारी लीडरशिप की बात है। आप क्योंकि पाकिस्तान ओरिजिन के हैं तारिक साहब, एक मिनट आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, पार्टीशन पाकिस्तान में, उसी को पाकिस्तान में इट इज कंसिडर्ड अ ट्रायम्फ। पार्टीशन पाकिस्तानियों के लिए कभी भी सदमे का बेसिस नहीं बनी। जिस दिन पाकिस्तानी कहेंगे कि हमारे साथ पार्टीशन बहुत बुरा हुआ, उस दिन आपको पता होगा कि दोनों मुल्कों में। तारिक साहब, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। पाकिस्तान को आप जो कहते हैं कि 47 का जो पार्टीशन था उनको सदमा नहीं लगा, उनको दरअसल सदमा लगा 1971 में। वो बांग्लादेश की बात जो बार बार करते हैं, वो क्योंकि हिंदुस्तान टूटा, हिंदुस्तान बटा, तो सदमा तो हमको लगता है, हिंदुस्तानियों को लगता है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप पाकिस्तान मूल के हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या आ सकती है, या हमेशा वहां पर इसी तरीके से फौज का या आईएसआई का या वो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स वही पाकिस्तान को रूल करते रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मुमकिन ही नहीं है। उसके दो वजह हैं। पाकिस्तान के अंदर 1958 से एक फौजी हुकूमत का कंट्रोल है जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को सिविलियन हुकूमत के हवाले नहीं करना चाहता। अब उसमें इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रीटीज में भी फौज के लोग हैं। अब 1958 में जब से अयूब खान ने तख्ता उल्टा और 1959 का इलेक्शन कैंसिल किया,
अब उसको बहुत अरसा गुजर गया, लेकिन रिटायर्ड जनरल्स आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के हर जगह मिलेगा, चाहे वो शुगर केन की फैक्ट्री हो या फर्टिलाइजर की फैक्ट्री हो, उसका टॉप ऑफिसर हमेशा रिटायर्ड जनरल होता है, या कभी कभार अगर उनकी किस्मत अच्छी हो तो कोई नेवी का कमांडर भी कहीं अपॉइंट हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब तक फौज का पूरी इकोनॉमी पे कब्जा है, जिसे आप कहेंगे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कॉर्नफ्लेक्स से सीमेंट की फैक्ट्री, फर्टिलाइजर, हवाई जहाज, बैंक, आप जिस चीज का नाम लें, फौज उसमें इन्वॉल्व है, यानी तक मक्खन और मुर्गी भी वही बनाते हैं। तो ऐसा कंट्रोल जिस मुल्क में फौज का हो, वो मिस्र में शायद ये मुबारक साहब के जमाने में ये हालत थी कि आप किसी किस्म का टेंडर भर ही नहीं सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट में बगैर किसी फौजी ऑफिसर का उस कॉरपोरेशन में हिस्सेदार ना होना। तो जिस मुल्क को कंट्रोल इतना सख्त हो इकोनॉमिकली फौज का, वहां बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ ये दिखावे की चीजें हैं। इनमें सिर्फ प्रेसिडेंट जरदारी ऐसा शख्स था जिसने अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर एक एम्बुलेंस खड़ी की थी और उसने कहा था अगर निकालना है मुझे यहां से तो प्रेसिडेंट आयंडे की तरह मेरी लाश ही निकलेगी यहां से। ही वॉज अ बिट टफ। अब भी वो खैर मुल्क छोड़ के चले गए हैं वो, लेकिन दिखावे की है बात सारी। तो प्राइम मिनिस्टर अगर सारी बात दिखावे की है तारिक साहब, अगर सारी बात दिखावे की है तो फिर ये पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट, बसें चलाना, ट्रेन चलाना, परिवारों को मिलाना, फैमिलीज को मिलाना, क्या इसके रास्ते, जिसको आप ट्रैक 2 या आजकल तो ट्रैक 3 भी कहा जाता है, इसके रास्ते कोई सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? सर ये तो सब आईएसआई के खेल हैं। अच्छा, ये ट्रैक 1, 2, 3, ये जितने लोग हिंदुस्तान आते हैं इनमें से कौन आईएसआई के लिए काम नहीं कर रहा? ये तो यहां ही तो मैं हिंदुस्तान की बेवकूफियां दिखाना चाह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान आ ही नहीं सकते। ये समझ लें कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तानी आता है वो आ ही नहीं सकता जब तक वो हिंदुस्तान का दुश्मन ना हो। अच्छा, चाहे उसकी भाषण कुछ भी हो, चाहे वो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में आके तकरीरें करें, दोस्ती की बात करें, और बड़ी खवातीन आती हैं वहां से, आपने ये नोटिस किया होगा। जी हाँ। लेकिन कभी किसी बलोचिस्तान के लीडर ने को नहीं देखा होगा आपने। बलोचिस्तान तो चोर बाजारी, ये तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी नेक नियति की वजह से हिंदुस्तान बेवकूफ बन रहा। लेकिन तारिक साहब, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि जब आज से 68 साल पहले पार्टीशन हुआ, फैमिलीज बढ़ गई, माँ यहाँ है, बेटा यहाँ है, माँ वहाँ पे है, चाचा वहाँ है, भतीजा यहाँ है, क्या ये लोग कनेक्ट नहीं बन सकते हैं? कभी भारत पाकिस्तान के बीच ब्रिज नहीं बन सकते? आपका रिश्तेदार है कोई पाकिस्तान में? नहीं, मेरा तो नहीं है तारिक साहब। मुझे तो एक भी कोई नहीं मिला इंडियन जिसका रिश्तेदार वहां हो, सिवाय पाकिस्तानियों के जिनके रिश्तेदार इंडिया में हैं। इट इज अ वन साइडेड ट्रैफिक। भाई लाहौर तो हिंदुओं और सिखों और मुसलमानों का शहर था ना। हाँ बिल्कुल। तो हर एक का रिश्तेदार होना चाहिए वहां। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि पूरे लाहौर शहर के अंदर एक भी हिंदू नहीं रहता। ये तो ऐसी बात है कि मक्का में कोई मुसलमान ना हो। तो अगर आप सिंसियरली ये काम करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को पहले कहें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बजाय उससे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करें और उसके बाद पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, चाहे एक शख्स का धर्म बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे क्या फर्क पड़ता। तो आपका तारिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि लाहौर एक एग्जाम्पल हो सकता है मल्टी कल्चरल लोगों के रहने का, जैसे कि आज से कई साल पहले हुआ करता था पाकिस्तान में। क्या आज की तारीख में हिंदू, सिख या क्रिश्चियंस कितने होंगे आपके हिसाब से, और वो कितने आराम से रह रहे होंगे? देखिए, कल्चर सबका एक था। मैं भी पंजाबी हूं जी, सिख भी पंजाबी थे, हिंदू भी पंजाबी थे, पारसी भी पंजाबी थे। वहां मजहब सबके अलग थे, कल्चर सबका एक था, रोटी से खाना एक था, मसाले वही थे, वही बसंत थी, वही पतंग थी।
वही सड़कें थी, वही गंगाराम हॉस्पिटल था, वहीं सब खुशी से रहते थे। और वो मोहम्मद अली जिन्ना जो एक लफ्ज पंजाबी का नहीं बोलता था और कभी लाहौर नहीं आया, उसने 41 में आके ऐसी तैसी सबकी कर दी। उसको ठेका दिया अंग्रेज ने कि जाओ एक नया मुल्क बनाओ ताकि रूस की फौज और सोवियत यूनियन का हिंदुस्तान से कोई लिंक ना हो। उन्होंने वो अपना काम करके दिखा दिया। बाकी उसमें 10 लाख मरे या 40 लाख मरे, एक वकील तो अपने पैसे लेता है ना। जिन्ना साहब अच्छे वकील थे, उनको पैसा मिला अवध के नवाबों से, उन्होंने अपना केस जीत के खत्म हो गए, उसके बाद मर गए। आप भुगतते रहे। कराची में मैं तो वहां की पैदाइश हूं। मैं जब बचपने में पारसी भी होते थे, गोंड भी थे, मलाबारी भी थे वहां पे, यानी हर किस्म की बोली थी कराची में जी। आज सारी जबानें खत्म है, गुजराती बोलने वाले को बचा ही नहीं वहां। ऐसे में जब वहां पाकिस्तान में अब पूरी तरीके से जो आपकी अगर मैं बात मानूं, इस्लामिक रिपब्लिक पूरी तरीके से बन चुका है, रिपब्लिक बनने की उम्मीद ना के बराबर है, जो कि असंभव सी स्थिति दिखती है आज की तारीख में। सॉल्यूशन क्या है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, क्या ये हिंदुस्तान की तरह से, हिंदुस्तान में 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं और सब मिलके एक साथ रहते हैं, क्या पाकिस्तान में ये सॉल्यूशन नहीं है? सब मिलके एक साथ रहें, सब धर्म के लोग, सब कल्चर के लोग। जो मौका था वो हाथ से जाया हो गया। देखिए वक्त को आप यू कैन नॉट पुट इट इन रिवर्स गियर। राइट। जो मौका था वो निकल गया। अब सोल्यूशन सिर्फ ये है कि ये जो 4 कौमियतें आपने बताई कि बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, अपने पंजाबी हैं, इन लोगों को अपने मुल्क खुद बनाने होंगे। जब तक पाकिस्तान जैसा एक जेल टूटेगा नहीं, पाकिस्तानी जो उस जेल में कैदी हैं वो आजाद नहीं हो पाएंगे। मैं बहुत ही एक ऐसी बात कह रहा हूं जो आमतौर पे पाकिस्तानी नहीं कहते, क्योंकि जिन पाकिस्तानियों से आप मिलते हैं वो सिर्फ पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग पंजाबी हैं जी। आप सिंध के अंदर जाइए, वहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। बलूचिस्तान में जंग चल रही है, आपको पता है, रोज की बात है। पाकिस्तान क्योंकि 50,000 फौजी घुसे हुए। आप कराची शहर का देखिए जो पाकिस्तान का कैपिटल था एक जमाने में, वहां इस वक्त 20,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स आर पेट्रोलिंग द सिटी। 4,000 बच्चे गायब हैं अपने घरों से, माएं रो रही हैं बाहर, 40 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं। वो एमक्यूएम जो पार्टी है उनके एक फोटो ग्राफिक सेल के आदमी को पकड़ के उसकी लाश मिली है। इंटेरोगेशन होती है, ना पुलिस की इंस्टीट्यूशन है, ना फोरेंसिक है, ना प्रोसिक्यूशन सिस्टम है। जिसको पकड़ते हैं शूट करके मार देते हैं कि यार अब केस कौन चलाएगा। तो पाकिस्तान से जान छुड़ाने के लिए अभी कराची के लोग कह रहे हैं हमको अलग सूबा दें। आप यकीन करिए कि अगर उनकी ये डिमांड नहीं मानी जाएगी तो कराची जहां 2 करोड़ लोग रहते हैं, मेरे ख्याल है ज्यादा हैं, दे विल आस्क फॉर फ्रीडम। बोले हमारा क्या ताल्लुक है इस मुल्क से जिसमें सिवाय पुलिस जो पंजाब से आती है, हम पे हुक्मरानी करती है, हमारे बच्चों को किडनैप करती है, निगोशिएट नहीं करती। अभी आज ही की खबर है कि कराची के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एमक्यूएम पार्टी की तरफ से, तकरीबन 50 लोग हैं, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द शरेड। तो जब तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात नहीं होंगे। अब हिंदुस्तान के नेपाल से हैं, भूटान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से, अगले 10-15 साल में बलूचिस्तान से होंगे, सिंध से होंगे, अफगानिस्तान से तो वैसे ही आपके क्या आप ये बात भी कह रहे हैं तारिक साहब कि पाकिस्तान का जो 4 अलग अलग हिस्सों में बंटना चाहिए, क्या, क्योंकि पाकिस्तान ये हम पर एलिगेशन लगाता है कि बलूचिस्तान की लड़ाई को हिंदुस्तान हवा दे रहा है और उनके यहाँ जो अनरेस्ट है वो हिंदुस्तान ने फैलाया हुआ है, तो क्या हिंदुस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान डिवाइड हो? क्या एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए ये ठीक कदम होगा? अगर इंडिया या हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कुछ किया होता तो आज बलूचिस्तान अलग होता। मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है बलोच लीडरों के साथ जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। आप यकीन करिए वहां जो पहाड़ों में लड़के लड़ रहे हैं उनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है,
सर्दियों के कंबल नहीं है, और पाकिस्तान की फौज कह रही कि हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान अगर इनको सपोर्ट कर रहा होता तो वो मुल्क अलग हो चुका होता। ये तो देखिए, पाकिस्तान या पाकिस्तान रह सकता है या पाकिस्तान की फौज, ये दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर पाकिस्तान एक डीमिलिटराइज जोन होता और इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो की स्टाइल से इतना इम्प्रेस नहीं होती, तो वो कहती कि द ओनली वे द 90,000 POWs will return is when Pakistan puts a limit on its military strength. She could have done that, she did not. ये बहुत बड़ा फेलियर है, और इसीलिए बांग्लादेश वाले भी आप हिंदुस्तान से थोड़े नाराज हैं कि आपने पकड़ के सारे वॉर क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया। राइट। तो इंडिया गुडविल की बेसिस पे करता है कि शायद अब पाकिस्तान समझ जाए, शायद अब समझ जाए, शायद इनसे अगर टमाटर प्याज खरीदें तो उनको अकल आ जाए। इनको अकल नहीं आएगी क्योंकि इनके जीन्स में बिठा दिया गया है 60-70 साल की एजुकेशन में कि हिंदुस्तान इज आवर एनिमी, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं क्योंकि वो हिंदुओं के साथ रहते और पाकिस्तान नहीं आए। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं? कभी किया है उन्होंने? कभी उन्होंने जावेद अख्तर की बात सुनी है? कभी उन्होंने आपके जो मिनिस्टर्स थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपोज किया था, उनकी बात सुनते हैं? ये तो इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला है ना कि इंडिया के जो मुसलमान लीडरशिप है वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस कहती हैं कि जब तक दाढ़ी नहीं होगी हम उससे बात ही नहीं करेंगे, लेकिन आम इंडियन मुसलमान तो इज वेरी एंटी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उसके ऊपर मुसीबत आती है। और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं क्योंकि वो हिंदुओं के साथ रहते और पाकिस्तान नहीं आए। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते? कभी किया है उन्होंने? कभी उन्होंने जावेद अख्तर की बात सुनी है? कभी उन्होंने आपके जो मिनिस्टर्स थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपोज किया था, उनकी बात सुनते हैं? ये तो इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला है ना कि इंडिया के जो मुसलमान लीडरशिप है वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस कहती हैं कि जब तक दाढ़ी नहीं होगी हम उससे बात ही नहीं करेंगे, लेकिन आम इंडियन मुसलमान तो इज वेरी एंटी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उसके ऊपर मुसीबत आती है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान ने कलाम साहब जैसा राष्ट्रपति देखा, और जिसको बाकायदा, जिसने हिंदुस्तान का पूरा स्पेस प्रोग्राम प्लान किया, जिसने पूरा हिंदुस्तान का मिसाइल प्रोग्राम प्लान किया, उसको पाकिस्तान के अब्दुल कादिर साहब कहते हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते थे और वो मुसलमान थे इसलिए उनको बना दिया गया। बताइए अब आप सोचिए कि एक चोर जजमेंट पास कर रहा है अबाउट अ साइंटिस्ट। AQ खान का सिर्फ ये काम था कि चोरी करना और चोरी किए हुए माल को दुनिया की ब्लैक मार्केट में बेचना। वो शख्स जजमेंट पास कर रहा है एक फिलोसोफर पे। मेरे ख्याल से हमको अब्दुल कादिर पे बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में आता हूँ तारिक फतेह साहब, क्योंकि आप दूर बैठ के हैं, हमको ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ज़्यादा करीबी से देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये बार बार कहा जाता है जो नई सरकार आई है इसके रूलिंग में, भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग में इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, हो रही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है वहां बैठकर, या हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, बहुत से लोग सामने निकल कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे, अबू आजमी जैसे, जो कि याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे, वो याकूब मेमन जो मुंबई ब्लास्ट का कन्विक्टेड है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे आप? देखें, ये इंडिया की ग्रेटनेस है कि इस टाइप के लोगों को बोलने का भी मौका है। अभी कल ही वो जो आपके कश्मीर में बैठे हुए हैं गिलानी साहब, गिलानी, बताइए, उन्होंने अफसोस किया है
कि वो जो लोग इंडिया पे अटैक कर रहे हैं और इंडियन फौजी को मार रहे हैं वो मारे गए, उनको शहीद कह रहे हैं वो। तो प्रॉब्लम सारा ये है इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया का ही प्रॉब्लम है, ये अमेरिका का भी है, यहाँ कनाडा में भी है, कि वो मुसलमान जिसकी शक्ल ठीक ठाक होती है उसको मुसलमान नहीं समझा जाता। जब तक मैं दाढ़ी ना उगाऊं, सर के ऊपर कुछ ना बांधूं, मैं अपनी तौर तरीका बिल्कुल बदबूदार कर दूं, उस वक्त आप कहेंगे कि ये मुसलमानों का बड़ा अच्छा लीडर है। अगर मैं आप ही जैसी बात करूंगा या कलाम साहब प्रेसिडेंट कमाल की तरह मेरा बिहेवियर होगा कि मैं गीता पढ़ूं सुबह उठ के, तो कहेंगे ये तो काफिर है। किसी ने प्रेसिडेंट कलाम से ये नहीं कहा कि आप भी तो बताइए, पार्टीशन आप 15 साल के थे, क्या फील किया। मैंने काफी रिसर्च की है उस पर। कलाम साहब ने टोटल रिजेक्ट किया ये जिना की नॉनसेंस को, और उन्होंने एक ही ऑब्जर्वेशन लिखा था कि मैंने देखा कि नेहरू was giving the speech और महात्मा गांधी was in नोआखली at the time of partition, क्योंकि वहां हिंदुओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही थी। तो इंडिया is a country that has a huge philosophy behind it, and उसकी तमाम तर खराबियों के बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया एक पवित्र मुल्क है, जन्नत है जहां हर आदमी नेक है। जैसे हर फैमिली में एक आध रिश्तेदार तो खराब होता है, हर मोहल्ले में एक लड़का गुंडा होता है, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन जनरली इंडिया ने जो मुसलमानों को राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं, जिसपे मुझे सख्त इख्तिलाफ है, क्योंकि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट हूं। ये तो इंडिया ने उनको दिया है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ। मौलवियों को इतना एम्पावर किया कि मौलवियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को गर्दन से पकड़ा हुआ है, जान नहीं छूट रही। तो ये कहना कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की हालत खराब है, मैं कहता हूं इंडिया में ज्यादातर गुर्बत और मुसीबत तो हिंदुओं पे ही है ना। सब में गरीब जो हैं वो सब मुसीबत के, और हिंदुस्तान जो तो पैसे वाले वो मुसलमान मुल्क और है, पैसे वाले हिंदू हैं। तारिक साहब, हिंदुस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा रहती है, लेकिन पॉपुलेशन है मुस्लिम्स के की, लेवल पे, और वो मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान की पॉपुलेशन पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है, और ये मुस्लिम्स बड़ी आराम से यहाँ रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो बात आपने कमेंट किया, क्या अगर कोई मुस्लिम अपनी पसंद से दाढ़ी बढ़ाना चाहे, टोपी पहनना चाहे, कुर्ता पहनना चाहे, तो क्या तारिक फतेह जैसे इंटेलेक्चुअल्स को दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो सबसे करीबी जो, जिनको मैं स्पिरिचुअल अपना लीडर मानता हूं, जो एक मौलवी के यहाँ इमाम है, ट्रिनिडाड से हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब वो दाढ़ी को सियासत से मिलाएगा तो मुझे एतराज। ओके, बिल्कुल। सियासत और मजहब का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पर ये तो होता है, तो फिर गलत होता है। और ये दोनों तरफ से होता है, तो गलत ही होता है ना। तो तभी तो हिंदुस्तान को, मैं ये कहता हूं कि हजारों लाखों गलतियों के बावजूद हिंदुस्तान जिस राह पे है, उस राह में देयर इज रिडेम्पशन, आगे उम्मीद की किरण है। जिस राह पे पाकिस्तान है वहां अंधेरा ही अंधेरा है। सिर्फ हिंदुस्तान है जहां मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, कैथोलिक, एंग्लिकन, सीरियन चर्च, शिया, हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां शिया मुसलमान ओपनली, आज से 200 साल पहले भी कह सकता था कि मैं शिया हूं। अरब दुनिया में नहीं कह सकता था। ईरान में भी उस वक्त सुन्नियों की हुकूमत थी। उस मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान का होना इज अ बिट्रेयल ऑफ देयर ओन एंसेस्ट्री। आपने शियाओं की बात की तारिक साहब, इससे मुझे जहन में आया, आजकल एक नया प्रॉब्लम दुनिया में सबके सामने आया है, ISIS नाम का, और वो कहता है अपने ताज़ा फरमान में कि 2020 तक वो आधी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वो गुजरात में कब्जा करना चाहता है, वो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। कितना बड़ा खतरा है ये ISIS? अगर आपने पाकिस्तान को ढील दी तो ISIS इज अ प्रॉब्लम। ISIS तो आ गया अफगानिस्तान में। इनफैक्ट ISIS और तालिबान की आपस में झड़पें हुई हैं।
तालिबान जो है वो दियोबंदी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक है, आईसिस जो है उसका वहाबी। अब ये दोनों ही ऐसे मुसलमानों की ऐसी सेक्शन है जहां सियासत और मजहब को मिलाया जाता है। इसका एक ही तरीका है कि भाई अगर आप वहाबी हैं, अपने घर में हैं, हमें क्या भाई, आप जो आपने करना है, जैसे लिबास पहनना है, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने बुर्का पहन के शहर में आना है और यही हमें नहीं पता कि आप मर्द हैं औरत हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, और बैंक लूट लिया जाए कनाडा जैसे मुल्क में, और मुल्ला उमर निकल जाएं, और लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे 3 टेररिस्ट भाग जाएं, तो तब तो एक सवाल उठेगा ना कि कहां से आ गया बुर्का, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये बातें डिस्कस कर सकते हैं आप सिर्फ हिंदुस्तान में। ये अगर मैंने पाकिस्तान में सवाल उठाया तो मैं तो शायद ये इंटरव्यू भी ना कर पाऊं। सच बोलने की आदत हम भूल गए हैं। झूठ में इस कदर लज्जत है पाकिस्तान में कि ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज इन एनी स्टेट ऑफ पावर enjoys lying at the state level, at personal level, at every level. तारिक साहब, अफरीदी मुझे याद आ जाता है कि बॉल को चोरी भी कर रहा है, काट भी रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है भाई। तारिक साहब, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में मारा जाना, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ठीक बीचों बीच, दाऊद इब्राहिम का खुलकर बीचों बीच रहना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-4 5-5 पासपोर्ट उसके एड्रेसेस मिलते हैं, बताए जाते हैं। दुनिया में जितनी जगह बीते 5, 7, 10 सालों में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कहीं ना कहीं 9/11 से लेकर आज तक कुछ ना कुछ पाकिस्तान कनेक्शन सामने आता है। हमारे यहाँ जो 2 आतंकवादी जिंदा पकड़े गए, कसाब और अब ये उस्मान, ये दोनों का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होना, क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि टेररिस्ट बनाए जाए और दुनिया भर में डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए? क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए, आपके मुल्क में आईटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में आईटी मींस इंटरनेशनल टेररिज्म। अब दोनों मुल्क आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने टाइप का। ये स्नाइपॉल के साले हैं, नादरा के भाई जी, ही डिसअपीयर। ये एक जनरल की पोजीशन है जो मेरे ख्याल दार एस सलाम तंजानिया की पैदाइश थी उनकी, जो पाकिस्तान माइग्रेट करके फिर पाकिस्तान फौज में आए। ये हालत है पाकिस्तान में एक जनरल की जो उनके टॉप कमांडो ग्रुप्स के जनरल थे, एसएसजी के जनरल थे जी। उनका जुर्म सिर्फ एक था कि वो सच बोलना चाहते थे। क्या क्या तो वहां कौन बोलेगा जब उसको पता है कि दूसरे दिन उसकी लाश मिलेगी? तारिक साहब, आपको डर नहीं लगता जब आप इतना खुलकर बात करते हैं? देखिए, मैं 66 साल का हो गया, मुझे कैंसर हुआ, उससे बच गया, किसी की दुआएं तो लग गई होंगी ना, तो मारना मार दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी मुसलमान हैं, वो मुसलमान है तो हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कुरान में एक बड़ा सेंट्रल लाइन जो है, जो तमाम मुसलमान अवॉइड करते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि सच बोलो और सिर्फ सच बोलो उस वक्त तक कि तुम्हारी अपनी आपको और आपकी फैमिली को नुकसान हो, उस वक्त भी सच बोलो। पर कुछ लोग हैं इंडिया में भी आपका जो मोटो है जी, द ट्रूथ ऑलवेज राइजेस द टॉप, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज टुगेदर। और कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर ही, कुरान के नाम पर ही यूथ को मिसलेड कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको आतंकवादी बना रहे हैं। हाफिज सईद जैसे लोग जो तकरीरें देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये क्या करते हैं? ये इस्लाम का क्या गलत इंटरप्रिटेशन? नहीं, इंटरप्रिटेशन का मसला नहीं है, इस्लाम को सियासत में लाते हैं। देखिए, आपका कोई भी इंटरप्रिटेशन हो वो जायज है। अगर दुनिया में 1 बिलियन मुसलमान है तो 1 बिलियन इस्लाम भी हैं। हर एक को हक है कि वो एक एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, शी और ही हैज द राइट टू बिलीव व्हाटएवर शी वांट्स टू बिलीव। लेकिन जहां पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नेशन स्टेट के अंदर जब बात आती है, वहां मजहब का और कानून का और सियासत का बिल्कुल मिलाप होना डेंजरस है।
Secularism is at the central core of what is civilized. चाहे वो बर्तानिया हो, इंडिया हो, थोड़ा बहुत इंडोनेशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तमाम वो मुल्क जो राइज करते हैं, वहां सबसे छोटी माइनॉरिटी तो एक इंडिविजुअल इंसान होता है ना, आप और मैं, हमसे तो कोई ज्यादा कम माइनॉरिटी नहीं होगा। तो जब हमारे इंडिविजुअल राइट्स का तहफ्फुज होगा, तभी हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकेंगे कि रॉकेट के बारे में सोचें, कि ये सोचें कि किस तरह हम 1 करोड़ लोगों को भूख नंग से बचाएं। ये सब इंसानी सोच है ना। तो उसके अंदर ये जरूरी है कि मजहब जैसा भी हो, पीपल हैव द राइट टू बिलीव इन देयर फेथ। लेकिन जहां ये पाकिस्तान के मौलवी लोग हैं, ये मेरे हिसाब से तो इन्होंने कुछ पढ़ा वड़ा नहीं है, वरना इनका वजन इतना नहीं होता। इस कदर बुरी तरबियत कर रहे हैं ये बच्चों की। और आपने लेटेस्ट, आप सोचिए, सेक्स स्कैंडल आपने सुना होगा पंजाब, बिल्कुल, पंजाब में कि कई सौ बच्चे को रेप किया गया। मेरे पास वीडियो टेप्स हैं जहां सुबह सरहद में, जो पश्तूनों का इलाका है, वहां मदरसों में बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अभी आपने देखा नील एलॉय के साथ उनको घर में घुसकर मार दिया गया, तस्लीमा नसरीन के साथ जो कुछ हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बांग्लादेश में जो फंडामेंटलिज्म है बढ़ता जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बांग्लादेश का आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि वो दुनिया का वाहिद मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क है जहां सियासत और मजहब का मिलाप कॉन्स्टिट्यूशनली बैन किया। जी हाँ। वहां पे भी पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तानी ट्रेंड जिहादी और जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी बांग्लादेश से है, वो काम कर रहे हैं। ये आइसोलेटेड बातें नहीं है। बांग्लादेश के थ्रू thousands of crores of Indian currency is being printed in Pakistan, and through Dubai it goes to Dhaka and then into India. वहां पे इंडिया ने, मेरे ख्याल से अभी तो मोदी साहब ने जो कनेक्शन बनाया, दैट इज वेरी गुड, लेकिन काफी अरसे तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं थे और वो बड़ी गलत बात हुई। बांग्लादेश इज द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ मॉडर्न नेशन स्टेट कैन बी। आप देखिए कि वहां पॉपुलेशन कंट्रोल, जब बांग्लादेश आजाद हुआ उसकी आबादी पाकिस्तान से 10% ज्यादा थी। आज बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से 10% कम है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की जो औरतें हैं उनको ज्यादा आजादी है काम करने की। आपकी फैमिली छोटी होगी तो आपके पास वक्त, आपकी जिंदगी के 10 साल जाया होने के बजाय 7-8 साल जाया होंगे, जो घर में बच्चे बंद करके परवरिश करनी पड़ती। बांग्लादेश इज ऑन द रोड टू प्रोग्रेस। लेकिन जब तस्लीमा नसरीन वहां से अपनी जान बचाने के लिए वेस्ट बंगाल जाती हैं, तो आप ये सोचिए कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पकड़ के उनको वहां से एक्सपेल करती है। ये ब्लॉट हिंदुस्तान पे है कि इतनी बड़ी जमहूरियत, 1 बिलियन लोग, और एक बांग्लादेश की लड़की जिसके ना माँ बाप ना कोई प्रोटेक्ट करने वाला, वो इधर से उधर भागती फिर रही, पनाह मांग रही, उसको मौलवी पीट रहे हैं। हैदराबाद दक्कन में आपने वो वीडियो देखा होगा। आजकल वो यहाँ अमेरिका आई भी है, उनसे मेरी अच्छे ताल्लुकात हैं, बट शी इज वेरी लोनली एंड वेरी अलोन। अब इंडिपेंडेंस डे सामने है, हिंदुस्तान का भी पाकिस्तान का भी, हम दोनों के लिए खुशी का वक्त है ये। आप पाकिस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं 14 अगस्त नहीं मनाता सर। मुझे पता है, मैं वही बोल रहा था। 15 अगस्त मनाता हूँ, 14 अगस्त मेरे लिए यौम सोग है। मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स को, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि क्या आपको लगता है कि भारत इस दुनिया के लिए एक ऐसी नज़ीर बन सकता है जहां पर कम्युनल हार्मनी है, जो एक डेवलपमेंट की ग्रोथ पे आगे बढ़ रहा है, जो इतने बड़े लोगों को लेकर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर एक साथ आगे चलने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत वो देश हो सकता है जो दुनिया के लिए नज़ीर बने?
मैं समझता हूँ सिवाय भारत के अलावा कोई और ऐसा मुल्क है भी नहीं। मैं जहां आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि ये डेवलपमेंट सिर्फ नहीं है, ये एक बड़ी पुरानी सोच है जिसके तहत ईरान से पारसी आते हैं 800 और उनको बंबई के करीब वहां का लोकल राजा कहता है कि लो भाई तुम्हारी जमीन है, तुम रहो। आप सोचिए कि मुसलमानों की दूसरी मस्जिद मदीना के बाद हिंदुस्तान में बनी। एक हिंदू राजा ने अपनी जमीन दी कोचिन के करीब, वहां वो मस्जिद बनी। हिंदुस्तान की तारीख ही पिछले 5000 साल से ये है कि भाई आपको आना है, यहाँ आ जाइए, सब इतने लोग बैठे हैं, आप भी बैठ जाइए। डेवलपमेंट विल हेल्प। अब तारिक फतेह साहब, शुक्रिया अदा करूंगा इस इंसाइटफुल बातचीत के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करके हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी नई चीज़ें सुनने को, जानने को और समझने को मिलता है अपने इतिहास के बारे में। थैंक यू सो मच तारिक फतेह, आपने वक्त निकाला IBN 7 के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। तारिक फतेह साहब हमारे साथ थे इस वक्त, और साफ तौर पर 2-3 बातों को लेकर समझा जा सकता है तारिक फतेह साहब की बातों से कि अगर पाकिस्तान को भलाई चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ उसके संबंध ठीक हो, तो तारिक फतेह, बकौल तारिक फतेह, पाकिस्तान का डिवीजन बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में जो कितनी भी कोशिशें हो जाएं आपस में अमन चैन की, वो दरअसल बेमानी ज़्यादा है, क्योंकि जब तक वहाँ पर आर्मी है, जब तक वहाँ पर ISI है, तब तक ये पूरी कोशिशें ढकोसला मात्र हैं। तारिक फतेह साफ तौर पर ये कहते हुए IBN 7 की एक कोशिश थी कि 14 और 15 अगस्त जब दो मुल्क अपनी अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उस मौके पर एक कोशिश की जाए कि दोनों मुल्कों के बीच कोई अमन के पैगाम का रास्ता निकल सकता है, अमन का पैगाम दिया जा सकता है। लेकिन बकौल तारिक फतेह, जो खुद पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं ये संभव नहीं है जब तक वहाँ पर आर्मी और आर्मी है। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद IBN 7 की एक खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए IBN 7 के साथ। शुक्रिया।